चलिए तो आज की न्यूज़ टुडे को शुरू करते हैं। 18 और 19 फरवरी का ये साथ में आया है। ठीक है, चलिए तो अगर हम इसमें पहली न्यूज़ देखें तो जो इसरो है उसने मौसम पूर्वानुमान उपग्रह है एक इनसेट 3DS उसको लॉन्च कर दिया है सफलतापूर्वक। ये किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके द्वारा प्रक्षित है और इसको क्या बोलते हैं GSLV F-14 प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है। और इसको पहले जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाया और फिर वहां से उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचाया या भू स्थिर कक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं वहां पर पहुंचाया गया है। और लॉन्च कहां से किया गया है? तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहां पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें ऑर्बिट्स की तो जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है वो क्या होता है? तो ट्रांसफर ऑर्बिट अंतरिक्ष में, तो ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है? अंतरिक्ष में एक विशेष प्रकार की कक्षा होती है कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, कि भाई ये है एक, तो इसको दूसरी कक्षा में करने के लिए ट्रांसफर ऑर्बिट का यूज किया जाता है। चलिए उसके बाद में जियो सिंक्रोनस क्या होता है? तो जियो सिंक्रोनस यार भू कक्षाओं में पहुंचने के लिए एक अंतरिक्ष के यान को लगभग 37,000 किलोमीटर की एपोप्सिस ऊंचाई वाले, ठीक है, वाले एक दीर्घ वर्ताकार कक्षा में लॉन्च किया जाता है जिसे GTO कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं इस भू कक्षा में पहुंचने के लिए कितना? 37,000 किलोमीटर की एपोप्सिस ऊंचाई। एपोप्सिस ऊंचाई क्या होती है? एपोप्सिस वो बिंदु है जिस पर परिक्रमा करने वाला वस्तु उस पिंड से सबसे अधिक दूर होती है जिससे वो परिक्रमा कर रही है। तो एपोप्सिस वो बिंदु है जिस पर परिक्रमा करने वाली वस्तु उस पिंड से, जिस पिंड पर वो गति कर रही है उससे सबसे दूर होती है। मान लो वो अर्थ के, तो उस अर्थ के सबसे दूर वाला बिंदु एपोप्सिस। चलिए भू स्थितिक कक्षा क्या होती है? तो GEO में उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इसमें क्या बोलते हैं, जो भूमध्य रेखा के ऊपर ये गति करता है, कौन सी दिशा में? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में, ठीक है, और पृथ्वी की गति के समान होती है। और ये गति जो होती है इसकी, ये पृथ्वी की गति के समान होती है। इसी वजह से ये एक ही स्थान पर हमें, इसमें जियो में जो उपग्रह होता है वो निश्चित स्थान पर दिखता है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में याद रखना, भूमध्य रेखा के ऊपर गति करता है और पृथ्वी की गति के समान इस ग्रुप ग्रह की गति इसलिए एक निश्चित स्थान पर यह दिखाई देता है। अब हम बात कर लें कि ये भाई इनसेट 3DS जो हमने भेजा है मौसम पूर्वानुमान के लिए, ये क्या है? तो देखो ये तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह की अगली कड़ी का मिशन है। चलिए तो मौसम विज्ञान से रिलेटेड है। यह उपग्रह पहले से सेवा प्रदान कर रहे हैं इनसेट 3D, ये 3DS है, और इनसेट 3DR की सहायता करेगा। यह उपग्रह मौसम अवलोकन संबंधी भू स्थितिक उपग्रह है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की सतह की निगरानी करना, महासागर पर्यावरण का अवलोकन करना, वायुमंडल की विशेषताओं को देखना, डेटा संग्रह करना, उपग्रह खोज बचाव का कार्य करना। और इसमें इमेजर पेलोड, साउंडर पेलोड, डेटा रिले ट्रांसपोर्टर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय उद्योगों को महत्वपूर्ण योगदान रहा है किसमें? इसके निर्माण में। चलिए फिर GSLV, अगर F-14 की बात करें तो GSLV F-14 भारत के भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 16वीं उड़ान थी। साथ ही स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ 10वीं उड़ान थी। तो जो हमारा जो क्रायोजेनिक चरण है, स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण है, उसके साथ में कौन सी उड़ान थी? इसकी 10वीं उड़ान थी। चलिए तो GSLV में टोटल 3 चरण है। कितने चरण है? 3 चरण। कौन कौन से? पहले चरण में ठोस, दूसरे में क्या बोलते हैं जो लिक्विड, और तीसरे में क्रायोजेनिक। तो सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, इसके हैं ये। और GSLV से हम संचार, नेविगेशन, पृथ्वी संसाधन और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम लॉन्च करते हैं। तो ये ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं एक और, अब कन्वेंशन हुआ है भाई ये कभी, ठीक है, एक COP14 हुई है उसके बारे में, कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों पर संरक्षण कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 14वीं बैठक का आयोजन किया गया। चलिए ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले तो CMS क्या है। तो जो CMS है ना, ये भाई प्रवासी प्रजातियों के लिए जो कन्वेंशन है उसके लिए जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको बताते हैं। तो जो CMS है ये कहाँ पर हुई है? अभी उज्बेकिस्तान समरकंद में हुई है। ठीक है, और इसमें प्रवासी प्रजातियों के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, वो भी हम देखेंगे। मध्य एशियाई फ्लाईवे में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के योगदान के लिए भारत सरकार को माइग्रेटरी स्पीसीज चैंपियन प्रोग्राम चैंपियन प्लस से सम्मानित किया गया। याद रखना किसके लिए? मध्य एशिया फ्लाईवे में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के योगदान के लिए माइग्रेटरी स्पीसीज चैंपियन प्रोग्राम चैंपियन प्लस से सम्मानित किसको किया गया है? इंडिया को। UPPCS में आएगा इस बार ये। चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो ये CMS क्या है। अच्छा पहले ये देख लेते हैं हम कि इसमें कौन कौन से इन्होंने निर्णय लिए। तो एक तो इसमें एजेंडा था कि भाई प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण किया जाए, और इसके लिए इन्होंने क्या किया? प्रवासी प्रजातियों हेतु समरकंद स्ट्रेटेजिक प्लान 2024 से 2032 लॉन्च किया, और एक प्रकाश प्रदूषण को भी कम करने के लिए इन्होंने वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया। प्रजाति विशिष्ट निर्णय कि भाई कौन कौन सी प्रजातियों के विशिष्ट निर्णय लिए गए। तो एक तो इसमें CMS परिशिष्ट में 14 प्रजातियों को शामिल किया गया। इनमें यूरेशियन लिंक्स, प्लास कैट और सैंड टाइगर शार्क शामिल हैं। इसके अलावा
इसमें चिंपैंजी, स्ट्राटलक समेत 6 प्रजातियों को समन्वित कार्यवाही की घोषणा की गई। जलीय प्रजातियों में अटलांटिक हम्पबैक डॉल्फिन, हॉक्स बिल टर्टल, एंजल शार्क, इनके लिए कार्य योजनाएं शुरू की। प्रवासी पक्षियों के लिए इसमें क्या किया गया है, 30 देशों तक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर एक समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत भारत में एक समन्वय इकाई स्थापित की जाएगी। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है, तो प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण उड़ान मार्ग है। जैसे एरोप्लेन के लिए होता है ना, वैसे ये प्रवासी पक्षियों का है। ये आपको पहले ही पता चल रहा होगा। वैज्ञानिक रिपोर्ट, तो इसमें एक रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट जारी की गई। तो ये रिपोर्ट भी इसमें जारी की गई है। ठीक है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट कहाँ पर, सीएमएस में जारी की गई है। कुछ वैश्विक पहले जो अक्सर पूछी जाती है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी शुरू की गई है। अब ये देखो, ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रवासी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बनाया जाए। अब सुनो, अगर इस ये पहल आ जाए ना, तो आधे से लोग तो इसको इकोलॉजी से कनेक्ट करेंगे, प्रवासी प्रजातियों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, ये किससे रिलेटेड है, प्रवासी प्रजातियों के क्षेत्र में इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी से। और इसका समर्थन करने वाले पक्षकार देशों में बेल्जियम, फ्रांस, मोनाको, उज्बेकिस्तान, ऐसे कुछ देश शामिल हैं। ये मोनाको बिस्कुट नहीं है भाई। चलो अब ये देख लेते हैं हम सीएमएस क्या है। तो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसे बोन कन्वेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। ये प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एकमात्र वैश्विक कन्वेंशन है, ये भी ध्यान रख लेना। इसमें 2 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट फर्स्ट क्या है, वे विलुप्त खतरे सामना कर रही प्रवासी पक्षियों की सूची, कि भाई जो विलुप्त होने वाले हैं प्रवासी प्रजातियां, उनकी सूची है। और ये उन प्रवासी प्रजातियों की सूची है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से काफी लाभ हुआ है। और भारत सीएमएस का एक पक्षकार देश है। तो इंपॉर्टेंटली याद कर लेना, बहुत अच्छे हैं। इसमें एक तो ये क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है, और सीएमएस बोन कन्वेंशन, परिशिष्ट 1 परिशिष्ट 2 भारत इसका सदस्य है। कहाँ पर हुआ है, उज्बेकिस्तान में माइग्रेटरी स्पीसीज चैंपियन प्रोग्राम चैंपियन प्लस से सम्मानित किया गया है। फिर एक रिपोर्ट आई है। तो लोक लेखा समिति ने न्यू सर्विस और न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय सीमा में वृद्धि हेतु मंजूरी दे दी है। चलिए, तो क्या किया है भाई, देखते हैं। तो लोक लेखा समिति ने एनएस का मतलब न्यू सर्विस, और एनआईएस न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस के लिए वित्तीय सीमा में वृद्धि के लिए वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इससे पहले वित्तीय सीमा में 2006 में बदलाव किया गया था। अब क्या है ये सीमा तब लागू होती है जब अनुदान या विनियोगों के समान वर्गों ये सीमा तब लागू होती है जब अनुदान या विनियोग के समान वर्गों के भीतर उपलब्ध बचत से धन के विनियोग के माध्यम से व्यय संबंधी प्रावधानों में बढ़ोतरी की जाती है। ठीक है, तो ये कब लागू की जाती है, जब जो अनुदान या विनियोग के समान वर्गों के भीतर, ठीक है, उपलब्ध बचत से धन के विनियोग के माध्यम से व्यय संबंधी प्रावधानों में बढ़ोतरी हो रही है। इसे वित्तीय सीमा से अधिक किए जाने वाले व्यय अनुपूरक प्रस्तावों के जरिए किया जा सकता है। संसदीय मंजूरी की आवश्यकता उसको होती है। चलिए, अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एनएस और एनआईएस क्या है, इसी में परेशानी आ रही होगी अभी। तो चलिए, तो एनएस क्या है, न्यू सर्विस से आज से सरकार द्वारा किसी ऐसे नए नीतिगत निर्णय लेने से होने वाले वैसे हैं जिसकी सूचना पहले संसद को नहीं दी गई थी। इसमें नई गतिविधियां, निवेश शामिल हो सकते हैं। तो न्यू सर्विस क्या है भाई, संसद कुछ ऐसा नया ला रही है। और न्यू इंस्ट्रूमेंट सर्विस क्या है, ये मौजूदा नीति में ही है, मौजूदा नीति के विस्तार में होने वाले अपेक्षाकृत बड़े व्यय को दर्शाती है कि मौजूदा नीति के विस्तार, भाई उसका विस्तार कर दिया। तो न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस। ऑब्जेक्टेड हेड क्या है, मशीनी उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, भवन संरचना, ये चीजें इसमें की जा सकती है। और निवेश, ऋण, अग्रिम सब्सिडी, ये वाली। रिपोर्टिंग सीमा 50 करोड़ रुपए से ऊपर और 100 करोड़ रुपए तक इसमें हो सकती है। और मूल विनियोग का 20% या अगर वो जो भी था वो 20% या 100 करोड़ रुपए तक का जो भी अधिक हो। इससे क्या बदला, इससे औचित्य क्या है, एक तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, तो जीडीपी वृद्धि दर बढ़ने के कारण बजट के आकार में बढ़ोतरी की उम्मीद है। परियोजनाओं को लागू करने में देरी, एनएस और एनआईएस वे के लिए कम वित्तीय सीमा होने के कारण क्या बोलते हैं, संख्या में बढ़ोतरी, निगरानी में बढ़ोतरी होगी। तो ये चीजें हम इसमें देख सकते हैं। तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट भी। फिर आते हैं हम, ये भाई इंपॉर्टेंट है टॉपिक। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दी। तो जो कि भारतीय खाद्य निगम है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, ठीक है, उसकी क्या बोलते हैं इन्होंने पूंजी को 10,000 से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपए कर दिया है। अथोराइज पूंजी क्या होती है, पहली बात तो यही समझो। तो जो अधिकृत पूंजी होती है, शेयर पूंजी की वो राशि है जिसे एक कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत होती है। ठीक है, तो शेयर पूंजी की वो राशि जिसे कंपनी अपने एमओए के द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत होती है। कंपनी एमओए में निर्दिष्ट पूंजी की मात्रा से अधिक नहीं जुटा सकती, इससे ज्यादा क्या बोलते हैं कंपनी नहीं जुटा सकती है। अधिकृत पूंजी को नॉमिनल या पंजीकृत पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है,
ठीक है। अब इससे कुछ सुविधाएं क्या होंगी, एक तो भंडारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण हो जाएगा, परिवहन नेटवर्क में सुधार आएगा, एडवांस तकनीकों को अपना पाएंगी। ठीक है। एफसीआई की अधिकतम पूंजी बढ़ाने तथा उसमें अधिकतम पूंजी लगाने से एफसीआई का बोझ ब्याज कम होगा। ठीक है। सब्सिडी पर भी सकारात्मक प्रभाव होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भारतीय खाद्य निगम। तो एफसीआई क्या है, तो एफसीआई उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर है ये, नॉन प्राइवेट नॉन प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। और इसे खाद्य निगम अधिनियम 1964 के, तो जो खाद्य निगम अधिनियम है 1964 के तहत इसको स्थापित किया गया था। एमएसपी पर खाद्यान्नों की खरीद करना ताकि किसान, तो एक तो एमएसपी पर खाद्यान्नों की खरीद कौन करता है, एफसीआई करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों को वितरित करना, बफर स्टॉक को बनाए रखना, ये सब काम भी यही करता है। ठीक है। और सरकार वित्तीय सहायता के जरिए कार्यशील पूंजी और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में एफसीआई की मदद करती है। एफसीआई कई बार अपनी फंड संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैश क्रेडिट, अल्पकालिक ऋण, वेज एंड मीन्स इत्यादि का सहारा लेता है। ये इकोनॉमी में आप लोगों ने पढ़े रखा होगा, कैश क्रेडिट, वेज एंड मीन्स, अल्पकालिक ऋण क्या होते हैं। चलिए, एफसीआई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ पहले हमने शुरू करी थी, कौन कौन सी है। एक तो खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के नए उपकरण की सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म स्थापित करना, अधिक दक्ष खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए सेल्फ लाइफ फोर्टिफाइड चावल में कीट प्रबंधन पर अध्ययन किया जा रहा है। ई ऑफिस को लागू करके एफसीआई को एक लेस पेपर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, अर्थात एफसीआई में कागजी कार्यवाही में कमी आई है। तो ई ऑफिस से एफसीआई में कागजों को कम किया गया है। चलिए, ये ध्यान रखना, 1964 का एक्ट जरूर याद रखना। चलिए, अब बात करते हैं भाई परमाणु ऊर्जा विभाग की। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, तो भारत के परमाणु ऊर्जा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने प्रोटॉन इंप्रूवमेंट प्लान पीआईपी परियोजना में योगदान के लिए निर्माण चरण शुरू किया। तो पीआईपी सेकंड क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला पार्टिकल एक्सीलरेटर है। यह फर्मी लैब में स्थित है। इसे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के महत्वपूर्ण योगदान से बनाया गया है। तो ध्यान रखना, जो भारत का परमाणु ऊर्जा है उसने योगदान के लिए निर्माण चरण शुरू किया। इसमें क्या है, ठीक है, तो ये है तो किसका, पीआईपी, याद रखना, प्रोटॉन इंप्रूवमेंट प्लान किसका है, अमेरिका का। क्या है ये, पार्टिकल एक्सीलरेटेड है, फर्मी लैब में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय। इसमें भारत, फ्रांस, इटली, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम के संस्थान इससे सहयोग कर रहे हैं। भारत अपने योगदान के तहत $140 मिलियन के मूल्य उपकरण प्रदान करेगा। ये लॉन्ग बेसलाइन न्यूट्रिनो के निर्माणाधीन में डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट के लिए दुनिया की सबसे उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो बीम को पावर प्रदान करेगी। ठीक है। पार्टिकल एक्सीलरेटर प्रकाश की गति के बराबर उच्च गति पर आवेशित कणों को धकेलेगा। तो पार्टिकल एक्सीलरेटर क्या होता है, प्रकाश की गति के बराबर उच्च गति पर आवेशित जो कण होते हैं उनको आगे धकेलेगा। एक्सीलरेटर में पार्टिकल्स के उत्पादन के लिए शोध, उन्हें गति देने के लिए कंपोजिट डिवाइस, मुक्त गति प्रदान करने के लिए निर्वात वाली मेटल ट्यूब और बीमा पार्टिकल्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको पता होगा कि जो साउंड होता है ना वो निर्वात में, वैक्यूम में गति नहीं करता है। कुछ बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर कौन से, लार्ज हेडोन कोलिडर, ये सबसे शक्तिशाली एक्सेलरेटर है जिसे जिनेवा में स्थित है। मत इसे हिग्स बोसोन, अज्ञात हिडोन, तो ये अब ये एक्सेलरेटर क्या है जो उनको धक्का लगाएंगे ना एक तरीके से। स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर संयुक्त राज्य अमेरिका का है, दुनिया का सबसे बड़ा है ये। ठीक है। कार को लॉकडाउन की खोज करी थी। यूरोपियन सिंक्ट्रोन रेडियस फैसिलिटी, ये ग्रेबुनल फ्रांस में स्थित है और दुनिया में सबसे तीव्र हार्ड एक्सरे स्रोत है ये। तो ये नाम भी याद रह जाएंगे ना, तो भी हैं ये पार्टिकल एक्सेलरेटर हैं, जैसे कि लार्ज हेड्रोन कोलाइजर, सीनियर स्टैनफोर्ड लीनियर सेंटर, यूरोपियन सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी, तो ये वाले पार्टिकल। इसका महत्व क्या होगा, तो एक तो मौलिक अनुसंधान बढ़ेगा इससे, ठीक है, नए पार्टिकल्स और इनको ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, स्वास्थ्य में बहुत सारी चीज़ों को सही करने में, पर्यावरण में सामग्रियों के उपयोग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम कर पाएंगे। अब बात करते हैं, प्राक्कलन समिति ने अपनी 26वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो जो प्राक्कलन समिति ने इलेक्ट्रॉन वाहन की नीति का मूल्यांकन विषय पर कई सिफारिशें किया। तो जो इलेक्ट्रॉन वाहन की नीति हमने शुरू करी थी उसके ऊपर करिए। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्या होता है, पहली बात तो यही समझे, ऐसे वाहन जो प्रणोदन प्रपोल्शन के लिए आंतरिक दहन इंजन के बजाय एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं, कि भाई जो डीजल पेट्रोल का यूज नहीं करते, ठीक है, उनमें इंटरनल कंबस्टन नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। पारंपरिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन कम उत्सर्जन करते हैं, साथ ही तुलनात्मक रूप से अधिक ऊर्जा दक्ष भी होते हैं। 18 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन हमारे देश में चल रहे थे नवंबर 2022 तक, अभी 24 चल रहा है, ध्यान रखना। और इसके लिए कुछ योजनाएं चलाई थी, जैसे कि
फेम इंडिया हम लोगों को पता ही है, ठीक है। और इसको उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय एडवांस केमिस्ट्री सेल बैक्टीरिया भंडारण कार्यक्रम, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए पीआई योजना, वस्तु एवं सेवा इलेक्ट्रिक वाहनों पर इसकी जीएसटी को कम कर दिया था, 5% ही रख दिया था 12% से, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना। अब इस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई? पहली बात, एक राष्ट्रीय नीतिगत फ्रेमवर्क बनाया जाए, फेम योजना को और 2 साल के लिए एक्सटेंशन कर दो, ठीक है। पूरे देश में पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क शुरू करना चाहिए, फ्लेक्स फ्यूल, हाइड्रोजन जैसी अन्य प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दो, बैटरी के निपटान पुनर्उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीति बढ़ाओ। चुनौती क्या है? पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अधिक वित्त की जरूरत है अभी शुरुआत में, आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, और बैटरी तकनीक के लिए आवश्यक संसाधन के स्रोत कम है, जैसे लिथियम वगैरह का हम लोग निर्यात कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अपेडा। ये एक बार शायद यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो इस के बारे में जानना जरूरी है। तो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, तो जो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा है, इस सक्रियता की वजह से उसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26.7 अमेरिकी डॉलर का निर्यात, कृषि निर्यात हुआ है। कितना? 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कृषि निर्यात, ध्यान रखना। 2022-23 में भारत का कुल कृषि निर्यात कितना था? 53.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसमें अपेडा का महत्वपूर्ण योगदान था। अकेले अपेडा ने भारत में कुल कृषि निर्यात का 51% योगदान दिया। तो 22-23 में हमारा कृषि निर्यात जो है, कुल कृषि निर्यात 53.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया था। चलिए ये ध्यान रखना। में अब अपेडा के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कौन से एक्ट से हैं? तो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत है। इसमें क्या है? अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने और विकसित करने का कार्य सोचा गया है। अनुसूचित उत्पादों में फल, सब्जियां, पोल्ट्री ऐसे शामिल है। तो अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने का काम इसका है। एपेडा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सचिवालय के रूप में भी काम करता है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड। ये नेशनल बोर्ड प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत प्रमाणन निकायों को मान्यता प्रदान करता है। तो अपेडा के बारे में जरूर ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं युवा विज्ञानी कार्यक्रम, यूविका। तो यूविका क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम या यूविका नामक एक विशेष कार्यक्रम लॉन्च किया। अब देखो, अगर युवा विज्ञान कार्यक्रम आएगा ना तो हम फिर भी गेस कर पाएंगे कि इसरो का है, लेकिन यूविका आ गया ना तो ये हम गेस नहीं कर पाएंगे। हम स्किल डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, महिलाओं से रिलेटेड भी जा सकते हैं। तो याद रखना ये इसरो ने चलाया है, ठीक है। युविका कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? युवा छात्रों को अंतरिक्ष के बारे में वही नॉलेज देना, विज्ञान स्टेम में क्षेत्र में अनुसंधान बढ़ाना, प्रशिक्षण, तो बाकी चीज ये ध्यान रखना बस कि युवा विज्ञान कार्यक्रम या युविका किसका है? इसरो का। अगला देखते हैं, क्षुद्र ग्रहों पर जल की खोज की गई। गजब की न्यूज है भाई। आइरिस और मेशालिया नामक क्षुद्र ग्रहों पर, अब आइरिस और मेशालिया क्या है? क्षुद्र ग्रह है, पर विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के उत्सर्जन का पता चला। यह उत्सर्जन स्पष्ट रूप से जल के अणुओं की उपस्थिति का संकेत देते हैं। इन दोनों क्षुद्र ग्रहों पर पर्याप्त मात्रा में सिलिकेट मौजूद है। तो कौन से? आइरिस और मेशालिया नामक क्षुद्र ग्रह। यह खोज सोफिया द्वारा किए गए पर्यवेक्षण का अध्ययन है। सोफिया क्या है? तो नासा के हवाई खगोलीय वेधशाला है, 2022 से संचालन में नहीं है। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? वे छोटे और चट्टानी खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका आकार ग्रहों की तुलना में काफी छोटा होता है, छोटे होते हैं लेकिन सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य पर, इससे जल का महत्व से क्या है? पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी से परे जीवन की खोज में मददगार हो सकता है। अब बात करते हैं हम रोडामाइन बी की। रोडामाइन बी, तो रोडामाइन बी क्या है? तमिलनाडु में कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि कैंडी के सैंपल्स में कृत्रिम कलरंग एजेंट के रूप में विषाक्त रोडामाइन बी के उपयोग का पता चला। अब रोडामाइन बी क्या है? एक कृत्रिम कलरिंग एजेंट है जो विषाक्त औषधिक डाई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रोडामाइन बी क्या है? एक विषाक्त औद्योगिक डाई, ठीक है। और फसाई ने खाद्य उपयोग में इसके रसायन को। अब रोडामाइन बी की बात करें तो एक प्रकार का कार्बन क्लोराइड साल्ट है। वस्त्र, पेपर, चमड़ा और पेंट उद्योग में डाई के कलरिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तत्काल प्रभाव क्या है? पेट भरा भरा लगना, खुजली, सांस लेने में समस्या, बाद में लीवर में, आंत में, किडनी फेल हो जाना, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो रोडामाइन बी का यूज हमने बंद किया है। रोडामाइन बी क्या है? कार्बनिक क्लोराइड साल्ट है और चमड़ा और डाई कलरिंग एजेंट है, ध्यान रख लेना। परुवेता उत्सवम, तो परुवेता उत्सवम क्या है? आंध्र प्रदेश के परुवेता उत्सवम को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी शामिल नहीं हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। परुवेता शिकार करने की नकल का उत्सव है कि शिकार कैसे किया जाता है उसकी नकल का उत्सव है। इस उत्सव की शुरुआत हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर अहोबिलम आंध्र प्रदेश में श्री नरसिंहा स्वामी मंदिर से होती है। 40 से 45 दिन तक चलता है। अब ये भी ध्यान रख लेना, नरसिंह स्वामी मंदिर कहाँ है? अहोबिलम आंध्र प्रदेश में।
अहोबिलम पूर्वी घाट में नल्लमाला वन के बीच अवस्थित है। यहाँ भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार नरसिंह की पूजा की जाती है। और अहोबिलम पूर्वी घाट में नल्लमाला 108 दिव्य देशम श्री विष्णु के मंदिर में से एक है। चलिए अगला देखते हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार। 98वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो ये जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी और गुलजार को दिया गया है। तो एक संस्कृत का और एक उर्दू का, क्या ही अद्भुत संजोग है। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 1965 से हर साल भारतीय ज्ञानपीठ दिया जा रहा है। भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ की औपचारिक स्थापना 1944 में की गई थी। ये भारत के प्रमुख साहित्य संगठनों और प्रकाशकों में से एक थे। सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, ठीक है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखना है ना, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी और गुलजार की सुनी होंगी आप लोगों ने। भारत और ताइवान के बीच आर्थिक सहयोग हुआ है। छोटी सी न्यूज है, ताइवान ने एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। क्या है ये? इससे भारतीय कामगारों को ताइवान में रोजगार मिलने में आसानी हो जाएगी। हालांकि उनके बीच में कूटनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों अपने करते रहते हैं। भारत में लगभग $4 बिलियन का निवेश कर रखा है। इस निवेश से फुटवेयर, मशीनरी, ऑटोमोबाइल घटक, इंपॉर्टेंट नहीं है इसी न्यूज। आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हीलर्स, ये थोड़ा अच्छा है। देखो कि जम्मू कश्मीर का एक उधमपुर जिला है, वहाँ पर आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील की पहल शुरू की गई है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसाइल द्वारा एक टेली क्लिनिक है, मतलब दूर से ही जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाजों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। मरीज अपनी बीमारी या समस्या मातृभाषा में बता सकता है, मतलब जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी कश्मीरी, उसमें बताएगा। और AI डॉक्टर उसकी भाषा को समझकर उस भाषा में मरीज को सलाह देगा। मुफ्त है ये, ठीक है। चलिए ये ध्यान रख लेना। लास्ट में हम आज के जो सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व में देखते हैं वासुदेव बलवंत फड़के जी 1845 टू 1883। कितना सा जीवन था इनका? ठीक है, 38 ईयर्स का ओनली। तो देखो इतनी सी उम्र में इतना बड़ा काम की किताबों में ना आ रहा है। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इनको आधुनिक भारत का प्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संघर्ष का जनक माना जाता है। फड़के जी देशभक्ति, आनंद मठ की जो बंकिम चंद्र की आनंद मठ थी उसमें बहुत सारे मतलब इनके कार्यों का जिक्र उसमें मिलता है। इन्होंने स्वराज का समर्थन करने के लिए दक्कन क्षेत्र में, एक चीज़ याद रखना, ठीक है, कि इन्होंने एक वर्धनी सभा तथा पुणे में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रथम स्कूल स्थापित किया था। ये दो बातें जरूर ध्यान रखना, एक वर्धनी सभा और पुणे में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रथम स्कूल। ये इनकी फोटो है। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज की करंट अफेयर्स। धन्यवाद।